ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP में आज मेडिसिन में हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक लेने से पहले कुछ इस बुक में जो है मिस्टेक है उसको सही करेंगे पहले तो, क्योंकि एक वर्ड जो है कहीं ना कहीं यूँ ही घुमा देता है पढ़ाते पढ़ाते दिमाग। तो स्टोमेटाइटिस जो हमने कल लेक्चर जो दिया है, स्टोमेटाइटिस में आपने देखा होगा कि जब ये वर्गीकरण इन्होंने किया तो हालांकि समझ में तो आ गया था कि ऐसा कुछ वर्ड होता नहीं है। मैक्रोटिक, नेक्रोटिक तो सुना है हमने, पढ़ा भी है, इतना टाइम हो गया, लेकिन मैक्रोटिक कहीं हमने नहीं सुना था कि ये मैक्रोटिक भी कुछ होता है। नेक्रोटिक होता है, नेक्रोटिक, नेक्रोटिक। तो इसको नेक्रोटिक स्टोमेटाइटिस जो है वो आप पढ़ें। और नेक्रोसिस का मैंने आपको बता दिया था, जिसमें जो है वो पार्ट पे ब्लड की सप्लाई कम होने से पार्ट जो है नेक्रोटिक हो जाता है, यानी कि गलने शुरू हो जाता है। यूँ आप कीजिए, देखिए एक होता है गैंग्रीन, एक होता है नेक्रोटिक। तो ये जो शुरुआत होना है गलने का ये नेक्रोटिक है, नेक्रोसिस हो रही है। और गैंग्रीनस का मतलब तो बिल्कुल ही वो सूख गया और ख़त्म ही हो गया। इनमें दोनों में आप फर्क ध्यान रखें। नेक्रोटिक जो है, हालांकि आगे मैंने इसको क्लियर भी कर दिया था कल, नेक्रोटिक स्टोमेटाइटिस यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसने यहाँ एम डाल दिया इसकी जगह। तो यहाँ कहीं आप इसमें दिक्कत आपको नहीं हो। ये आगे तो नेक्रोटिक सही लिख दिया इसने, सही आ गया समझ में, लेकिन ये मैक्रोटिक तो कोई शब्द ही नहीं पड़ा। खैर चलिए, ग्रेनुलो मेटस तो हमने देख लिया था कि ग्रेनुलोमा बन जाता है, गांठें बन जाती है। माइकोटिक में फंगल है, और एलर्जिक में किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। और गैंग्रीन जो मैंने आपको बता दिया कि पार्ट का सूख जाना। तो इसको आप थोड़ा सही कर लें पहले। और आज हम जो है दूसरा मैंने आपको बता ही दिया था कि ये डोज नहीं दी हुई थी, वो इनकी डोज जो है ट्रीटमेंट की मैंने आपको लिखवा दी थी। अब है फेरेंजाइटिस, नेक्स्ट वन। स्टोमेटाइटिस के बाद में नेक्स्ट आता है फेरेंजाइटिस। तो मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जो ऑर्गन है कुछ को छोड़ के, ये जरूरी नहीं है। अब ये आप ये कहोगे कि मुंह वाली को आपने तो फिर माउथाइटिस से क्यों नहीं कहा, तो वो स्टोमेटाइटिस है, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ITIS, आइटिस, यानी उस ऑर्गन के आगे ये लगा देते हैं शब्द जब उस ऑर्गन की स्वेलिंग को डिनोट करता है, नोट करता है। तो ये देखिए, अब है प्रीचेस का। फेरेंजाइटिस में क्या है, फेरिंक्स आएगा। ग्रसनी पाचन तंत्र का भोजन हेतु व श्वसन क्रिया हेतु एक ही अंग है। फेरिंक्स जो होता है आपको पता है, लैरिंक्स तो ट्रेकिया वाली ओपनिंग है ना, ये फेरिंक्स है, दोनों की ओपनिंग एक ही अंग है। इसमें सूजन आने को फेरेंजाइटिस या ग्रसनी शोथ कहते हैं। इटियोलॉजी, भौतिक कारण यानी कि फिजिकल कॉज, टच होने से, फिजिकली टच होना किसी तरह से कोई चीज़ का, अधिक ठंडा व गर्म आहार का टच हो जाना, कुत्तों में अधिक भौंकना, आदमियों भी ज़्यादा बोलते हैं, गला बैठ जाता है, लापरवाही से स्टोमक ट्यूब है, प्रोबैंक का पेट में डालना। स्टोमक ट्यूब क्या है, प्रोबैंक क्या है, ये मैंने आपको बता रखे। स्टोमक ट्यूब और प्रोबैंक ये दोनों आपको हॉर्स की और कैटल बफेलो की ये भी हमने आपको दिखाई है, प्रोबैंक भी आपको दिखाई। कठोर व मोटे चारे द्वारा या हड्डी के नुकीले टुकड़े द्वारा, जैसे
जो नॉनवेज हैं, जैसे अब कुत्ता है वो नॉनवेज को खाता है, तो हड्डी के नुकीले टुकड़े द्वारा, पेड़ों के कांटे आदि द्वारा ग्रसनी को, श्लेष्मा को चोट पहुंचना, वो सारे के वही कारण है, सेम वही है। केमिकल भी वही है, गलती से जलने करने वाली रासायनिक द्रव्य औषधि का पशु को खिला देना, ये वो सारे स्टोमेटाइटिस वाले लगभग करीब करीब वही आएंगे, जैसे क्लोरल हाइड्रा, ऑयल टर्पेंटाइन। इन्फेक्शियस कॉजेज में आपके जीवाणु विषाणु, तो गाय में एक्टिनोबैसिलोसिस, राइनोट्रेकियाइटिस, ट्रेकिया स्वेलिंग, राइनोट्रेकियाइटिस, फ्यूजोबैक्टीरियम, नेक्रोफोरस, पास्चुरेला स्पीसीज और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। घोड़े में स्ट्रेंगल जो बीमारी है, आगे पढ़ेंगे अपने, स्ट्रेंगल बीमारी, हर्पीज वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस व राइनो वायरस, ये वायरस है। कुत्ते में कैनाइन डिस्टेंपर, ये एक बीमारी है, पढ़ोगे आप। कैनाइन हेपेटाइटिस, ये भी पढ़ोगे। बॉर्डेटिला ब्रोंकिस्पेक्टिका कैनल कफ, कुत्ता खांसी, गांव में आपने सुना होगा कि इसको तो भाई कुत्ता खांसी हो गई है, चलती रहती है खांसी, रुकने का नाम नहीं लेती। सिम्टम, पशु खाने में पीने में रुचि रखता है क्योंकि उसे निगलने में परेशानी होती है। देखिए, स्टोमेटाइटिस में और फेरेंजाइटिस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इसमें डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत है। 2-4 लाइनें हैं वो अलग वाली, बाकी सारी वो सेम की सेम है। एक बीमारी याद कर लोगे, सारी बीमारी याद हो जाएगी। पशु बार बार खांसता है, पशु की अधिक मात्रा में लगातार लार गिरता है, नाक से पतला म्यूकस या मवाद का आना, ये तो वो अगर इन्फेक्शियस है तो। पशु बेचैनी महसूस करता है। ट्रीटमेंट, पशु के मुंह में माउथ गैग लगाकर, मेडल नहीं मेंडल है ये, मेंडल पेंट लगाना, ये आप मेंडल पेंट पढ़ोगे आप, इसमें फार्मेकोलॉजी में आपको इसको बनाने का तरीका भी बताएंगे। मेंडल पेंट, ग्लिसरीन, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड, ये समझाया पढ़ाएंगे आपको कैसे बनती है। तो इसको मिला करके और गले में किसी पतले जो है वो लकड़ी पर आगे, बारीक लकड़ी लेके, पतली लकड़ी लेके, तीली लेके, उसके ऊपर आगे कॉटन जो है वो लपेट लेते हैं। फिर इस में ये जो दवा है मेंडल पेंट, बनी बनाई भी आती है, मार्केट में मिलती है। इस दवा के अंदर आप उसको रुई पे लगा करके और माउथ गैग पशु के लगा के उसके बिल्कुल थ्रोट में यूं टच करवा देते हैं, यूं घुमा देते हैं। माउथ गैग मेंडल पेंट लगा। इंजेक्शन एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक आता है। और नोट भी कर लें, यहाँ जितनी भी ये जो सांस की बीमारियां होती हैं, जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गई, नज़ला हो गया, ये जो जितनी सांस की बीमारियां हैं, इसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एरिथ्रोमाइसिन बेस्ट ड्रग है। तो ये एक अच्छी ड्रग है, ह्यूमन बीइंग में भी आम तौर से इसका यूज प्रयोग करते हैं। तो ये 1 ग्राम BID, बिस एंड डाई, यानी 2 बार दिन में इंट्रामस्कुलर, और इंजेक्शन लिंकोमाइसिन, ये भी URI, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जितने भी हैं सांस वाले अपर रेस्पिरेटरी सेक्शन में, ये दोनों की दोनों ड्रग्स, लिंकोमाइसिन 1 ग्राम
इंट्रामस्कुलर, या और कोई भी एंटीबायोटिक जैसे पीछे वाली हैं ये जो आपने देखा, वहाँ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी आप लगा सकते हो, काम करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे रिजल्ट ये एरिथ्रोमाइसिन और लिंकोमाइसिन देती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, कफ पाउडर गुड़ में चटाएं, इलेक्चुरी कहते हैं इसको, इलेक्चुरी आप फार्मेकोलॉजी में पढ़ोगे, चटनी। कफ पाउडर की गुड़ में चटनी बना लें, और चटनी बना करके उसके, बड़ा जानवर है तो जीभ पे चटाना मुश्किल है, लेकिन छोटे जानवर को क्या करते हैं, जीभ पे चटा देते हैं, तो वो चाटता रहता है गुड़ में। तो ये क्या करती है, सारे कफ को अंदर से बाहर निकालती है, अगर जो अंदर है उसको बाहर निकालती है, कफ पाउडर गुड़ में चटाने। और इंजेक्शन एविल जो है वो आप 10 mg इंट्रामस्कुलर उसके लगा देंगे, 10 mg। तो ये मेरे ख्याल है, अब मुझे mg आइडिया पूरा नहीं है, लेकिन बड़े जानवर में 10 ml में शायद 10 mg होता होगा, 10 ml लगा देते हैं बड़े जानवर में। छोटे में 2 ml, बहुत छोटे में। अदरवाइज 30 किलो का जो 4 mg से 5 mg, और मीडियम वाले को मैंने आपको बताया 6-7 mg। तो ये एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, आपको इतने जो है वो mg और उनके चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें ये कार्य भी इस सिस्टम से भी लगा सकते हैं। बड़े जानवर की 10 गुना डोज छोटे की कर लो, बस सिंपल, सबसे छोटा। जैसे छोटे से छोटा है तो बड़े को आप 20 दे रहे हो, तो अब आप उसका 10 गुना जो है 20 ml का 10 गुना 2 ml, ये थोड़ा 30 किलो वाले में कम रह जाएगी डोज। छोटे जानवर में 20 किलो वाले जानवर में ये डोज ओके रहेगी, लेकिन जो 30 किलो से ऊपर है, जैसे छोटे का ये जो काफ को लगानी है तो 4 देनी पड़ेगी, तो 5 गुना पे कर लो आप। देखो छोटा जानवर है 10 गुना हो गया, 10 गुना कम कर दो, और अगर थोड़ा सा बड़ा जानवर है तो 5 गुना कम कर दो। तो 20 ml का 5 के 20, या तो 5 ml लग जाएगी या 4 ml लग जाएगी। तो ये एक रफ आइडिया है, अंदाजन, जो आपको काम आएगा फील्ड में, बजाय कि उनके mg रटने के, mg पर kg बॉडी वेट। ये बड़ा टफ है, वैसे एक्चुअल डोज तो वही है जो मैं एक सिंपल फील्ड की बात आपको बता रहा हूँ। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट डिजीज को। नेक्स्ट डिजीज हम लेंगे इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, चौक। इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, इसोफेगस के अंदर कोई बाधा पड़ जाना। मैंने अभी कई बार आपको मैं बताता भी हूँ भी, जानवर जल्दी में आलू खा गया और वो डर के मारे फटाक से दूसरा खाने के चक्कर में उसको पहले गिट लिया, अंदर चला गया, या उसको इनटेक कर लिया उसने, अपनी भाषा में तो गिटना ही कहेंगे। तो वो इनटेक कर लिया और वो कहीं फंस गया, क्योंकि वो मोटा था, आलू आगे जा नहीं पाया, फंस गया। तो अब वो उसको क्या कहेंगे, ये चौक है, कहते हैं इसको, ये चौक है। किसी बाह्य वस्तु अथवा खाद्य पदार्थ के द्वारा इसोफेगस में रुकावट आने को या फंसने को चौक कहते हैं। इसके विशेष लक्षण है, पशु के अधिक मात्रा में लार का गिरना, बेचैनी महसूस करना, जुगाली करने व निगलने में पशु के दिक्कत आना अथवा पूर्ण रूप से बंद कर देना। वस्तु जहाँ फंसी है वहाँ इसोफेगस में उभार नजर आना, आएगा यहाँ। अगर ये जो एरिया है, क्योंकि उसका एरिया तो लंबा है ना, तो वहाँ उभार नजर आएगा, यूं गुब्बारा सा फूला हुआ। जुगाली करने वाले पशुओं में आफरा आ जाता है, तथा घोड़े में कभी कभी नासिका द्वारा पेट का द्रव्य बाहर आ जाता है। क्योंकि घोड़े द्वारा नाक से उल्टी आना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसकी उल्टी मुंह से आ गई तो ये खतरे की घंटी है। ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, कारण क्या है, उसकी बनावट ऐसी है। घोड़े, गाय व भैंस में चौक इसोफेगस के सर्वाइकल भाग पर होता है। घोड़े, गाय व भैंस में चौक इसोफेगस में सर्वाइकल भाग पर होता है, जबकि कुत्तों में बिल्ली में इसोफेगस के थोरैकिक गुहा में हृदय के पास होता है। ये टफ हो जाता है। चौक एक्यूट अथवा क्रोनिक दोनों प्रकार से हो सकता है। एक्यूट एकदम रुक सकता है, धीरे धीरे रुक सकता है। धीरे धीरे तो रुकने का कारण अलग है,
धीरे धीरे रुकने का तो ये है कि अंदर ईसोफेगस के अंदर जो है वो कोई गांठ बनना शुरू हो गई है और वो गांठ धीरे बनते 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 उसके पूरे ल्यूमन को कवर कर लिया उसने। कारण अध्ययन हेतु इसके कारणों में 6 भागों में बांटा गया। गुहा के आंतरिक रुकावट यानी कि इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, अंदर आंत में, रुमन में, अंदर गुहा के अंदर कहीं भी हो सकता है। यह मुख्य रूप से एक्यूट होता है। गाय, भैंस, सुअर, घोड़े, बड़ी आकार का आम, फल, गोभी का फूल, गाजर, सेब आदि भूसे के साथ लकड़ी व धातु के टुकड़े निकलने के कारण हो जाता है। कुत्ते में मछली के कांटे, रबड़, गेंद, खिलौना, हड्डी का टुकड़ा आदि निकलने के कारण। ये बच्चों में भी हो जाता है, बच्चे भी निकल जाते हैं, रबड़ का टुकड़ा, गेंद। बाह्य रूप से गुहा में रुकावट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, बाह्य गुहा, वो अंतः गुहा थे, आंतरिक, यह बाह्य। यह मुख्य रूप से क्रॉनिक होता है। इसे ईसोफेगस की गुहा ल्यूमन पर बाह्य रूप से दबाव होता है। इसमें मीडियस्टाइनल लसिका गांठ की टीबी का एब्सेस होना, ये जो है लिम्फ ग्लैंड है, टीबी की बीमारी होती है। जब उसमें एब्सेस बनती है तो ये बड़ी होती चली जाती है, तो जब ये बड़ी होती जाती है तो दबाव आता है उसके ऊपर। दाईं आयोर्टिक नोच का स्थायी होना, दाईं आयोर्टिक खोंच का स्थायी होना, आयोर्टिक खोंच, ये इसको क्लियर कर लेंगे थोड़ा सा। आयोर्टिक खोंच, आयोर्टा, यस, हृदय जहाँ पे फिक्स रहता है, आयोर्टा खोंच है जहाँ पे। ये अब किस किस के अलग से पार्टों से है, इसको बाद में मैं इसको क्लियर करते हैं किस किस के पार्ट से बनती है ये, और ये स्थायी और अस्थायी का क्या ये कारण है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, देख के आपको क्लियर करूँगा। पेट के कार्डियक भाग पर गांठ, नियोप्लाज्मा का होना। अब ये तो आपको गांठ का पता ही है, कोई ट्यूमर का बन जाना। पेट का कार्डियक भाग, हार्ट की तरफ जो है, पेट का कार्डियक भाग, नो, यस, ये भी क्लियर करने वाली बात है, इसमें भी क्लियर करेंगे। ईसोफेजियल हर्निया अथवा डाइवर्टिकुलम, ईसोफेजियल हर्निया, तो आप या डरवेटिकुलम नहीं, डाइवर्टिकुलम, डाइवर्ट हो जाता है डरवेटिकुलम। जैसे अभी आप हर्निया, तो आप एक बार इसको हर्निया को समझो। अब ये तो क्लास में जो है मेन बातें समझने वाली होती हैं। अब इसको हर्निया को आप यूँ समझें कि जैसे कोई एक तो हर्निया जो है वो कॉन्जेनाइटल है, जन्म से क्या होता है कि अम्बलाइकल हर्निया, इसको कॉन्जेनाइटल तो नहीं कहते, लेकिन जन्म के बाद होता है, आफ्टर बर्थ होता है ये। लेकिन होता ये है कि जो चीज़, जो क्लोजर बंद होने चाहिए थे, जो क्लोजर बॉडी के बंद होने चाहिए थे, वो खुले रह जाते हैं। उसके अंदर से, बॉडी का अंदर से कोई पार्ट जो है बाहर आ जाता है, और वो पार्ट जैसे जैसे उस ओरिफिस को जो रहा है, जो भरा नहीं है सुराख, जैसे जैसे उस और बढ़ता चला जाता है तो ये सुराख को बढ़ाता है, तो ये पेन करता है, दर्द करता है, और ये बाहर एक इस तरह गेंद की तरह से लटकता हुआ हमें नज़र आता है। तो ये अम्बलाइकल हर्निया में भी आम तौर से बछड़ों में देखा जाता है। ये तो हर्निया समझा रहा हूँ मैं। जैसे ये तो हो गया बिना किसी चोट के, चोट से भी है, गाय ने सींग मार दिया पेट में दूसरी गाय के, तो क्या होगा, बाहर की जो चमड़ी है वो तो नहीं कटेगी, लेकिन अंदर से जो मांस है वो फट जाता है।
तो क्या होता है कि आंत जो है वो उस फटे हुए मांस में से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर चमड़ी अभी उसके इंटैक्ट में है, तो वो इस तरह से फूली हुई बाहर जो है यूं नजर आएगी। इसका मेन लक्षण ये होता है कि ऐसी अगर हर्निया है किसी चीज़ का, अगर आप उसको बाहर से दबाओगे तो वापस अंदर चला जाएगा। ये इसका मेन है लक्षण है। अगर कोई ट्यूमर है, एब्सेस है या कोई और इस तरह की कोई गांठ है तो वो इस तरह से अंदर नहीं जाएगी। लेकिन हर्निया में क्या होता है, हर्निया के अंदर आपने देखा होगा कई बार गायें जो है घूमती हैं तो उनमें भी इस तरह की अवस्था, पेट पर एक वजन सा बाहर जो है लटका हुआ आपको नज़र आता है। तो आप उसको अगर दबा के देखते हैं तो दबाने से अगर वो धीरे धीरे अंदर चला जाता है तो वो ये हर्निया है, और अगर वो गांठ है तो वो अंदर नहीं जाएगी। तो ये हर्निया एक तरह से मैंने, इसी तरह से ईसोफेगस में भी ऐसा, अगर ऐसा है हो जाता है हर्निया तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके बाद में आता है थाइमोमा। ये फिर एक अभी इसको देख के कल आपको इसमें जो है क्लियर करूँगा। ये वर्ड मेरे लिए बिल्कुल नया है, थाइमोमा का होना। ये भी देख के कल आपको इसको बताएंगे। उसके बाद में आता है इसोफेजियल पैरालिसिस। यस, इसोफेजियल पैरालिसिस। अब पैरालिसिस हो गया तो उसमें इसोफेगस के अंदर कल मैंने डिस्कस किया था कि एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यूं चलते हैं। ये मूवमेंट जो है वो देखिए यूं चलेंगे, इधर ये देखिए यूं चलेंगे, यहाँ से फिर वो यूं आ जाएगा और फिर ये यूं किसी चीज़ को लेकर के आगे यूं बढ़ते चले जाएंगे, जैसे अमीबा की गति होती है। अमीबा से ये अमीबा का बढ़ना आपने शायद अगर पढ़ा हो अमीबा, तो उसमें ऐसा ही होता है। तो वो क्या करता है, किसी चीज़ को किसी को ग्रास्प करना होता है फीड को, तो वो क्या करता है, पहले अपना मुंह यूं बनाता है, यहाँ फीड आ गया, फिर ये यूं चलता है तो ये इसको अंदर फीड को ले लेता है। तो ये क्या होता है, ये मूवमेंट इस तरह से चलता है। ये देखिए, ये पहले यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ आ गई है इसमें इसोफेगस में, तो ये अब इसोफेगस क्या करेगा, यहाँ से आगे के पोर्शन में तो ये यूं होगा, खुलेगा और ये पीछे से दबा लेगा तो चीज़ आगे चली जाएगी। फिर यहाँ यूं हो जाएगा, अब आगे फिर चलेगा तो इसको यूं दबा देगा, तो ये इस तरह से इस मूवमेंट से पेट में उस वस्तु को ले जाएगा। अगर ये एंटी पैरास्टाल्टिक हो जाती है, कल मैंने जैसे आपको बताया था वोमिटिंग, तो एंटी पैरास्टाल्टिक में क्या होगा, इसकी मूवमेंट जो उल्टी चल पड़ेगी, तो पेट से जो है, जो पेट के अंदर है वो चीज़ें जो है वो ये मुंह के थ्रू बाहर आ जाएंगी। तो ये है, तो इस तरह से अगर ये पैरालिसिस हो गया इसोफेगस का तो ये मूवमेंट नहीं होगी और जो चीज़ है वहीं रह जाएगी। तो ये चौक, यह जन्मजात, कॉन्जेनाइटल अथवा एक्वायर्ड भी होता है। इसमें इसोफेगस का व्यास छोटा हो जाता है। ये बीमारियां कई लोगों में होती हैं, एलर्जी की भी होती हैं, एलर्जी से भी हो जाता है। ये बीमारी एलर्जी से भी हो जाती है। छोटा मेगा एसोफेगस, यह एक एसोफेगस के संकुचन प्रक्रिया में असामंजस्य होता है। एसोफेगस के संकुचन प्रक्रिया में असामंजस्य होता है। इसमें एसोफेगस का अंतिम सिरा चौड़ा हो जाता है, मेगा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी मेगा कहते हैं बड़े को, चौड़ा हो जाता है। यह स्थिति कभी कभी गौवंश में घोड़ों में देखी जा सकती है। इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स, इसोफेगस की आंतरिक श्लेष्मा का लेसिरेशन यानी कि घाव हो जाना। इसोफेगस की आंतरिक श्लेष्मा का लेसिरेशन छिल जाना, यूं चमड़ी के घसीटे नहीं लग जाती, लेसिरेशन हो जाना।
लेसिरेशन यानी कि ये तो हल्का सा अब्रेजन है जो मैंने आपको बताया, लेकिन थोड़ी गहराई में अगर वो चला जाता है तो लेसिरेशन हो जाते हैं। लेसिरेशन वुड बड़ा होगा, चीरे लगना, क्या कहते हैं इसको, इर्रेगुलर से चीरे लग जाना, यूं कहिए आप फटना। जैसे वो फटने का क्या पता, ये कोई रेगुलर थोड़ा फटता है, किधर किधर से फटे, जैसे चमड़ी फटना अलग चीज़ है, वैसे थोड़ा गहराई में जाता है ये। लेसिरेटेड वुड जो है ना थोड़ा गहराई पड़ा होता है, सुपरफिशियल। ये एब्रेजन था जो लगने से यूँ हीटर लगता है, ये एब्रेजन कहलाता है। आंतरिक श्लेष्मा का लेसिरेशन व चोट लग जाने के कारण उसका व्यास कम हो जाता है और इसके कारण अपूर्ण रूप से इसोफेगस में रुकावट आ जाती है। तो अन्य में पेट के कार्डियक सिरे पर कैंसर हो जाना। अब ये कार्डियक सिरा इसमें एनाटॉमी में पढ़ेंगे अच्छी तरह से कौन सा इसका कार्डियक पोर्शन है। इसोफेगस व ट्रेकिया पर सिस्ट का होना, इसोफेगस व ट्रेकिया पर सिस्ट बन जाना, सिस्ट भी आप पढ़ोगे सर्जरी में। बाह्याघात से इसोफेगस का फट जाना आदि अन्य कारण भी चौक का कारण बन सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो हम इसकी लक्षण जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इस लक्षण के बारे में देखेंगे। इसको कंप्लीट जो है हम कल ही कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।